हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है कार्बन इन इट्स कंपाउंड, उसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। गाइस, एग्ज़ाम करीब आ चुका है तो अच्छे से समझना है हम लोगों को, है ना। और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिखे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को है ना, जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो डिवाइड कर सकते हैं हम, दूसरा जो ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेनली केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो गए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है उसमें हम लोगों को मेनली केमिस्ट्री में जो लॉज होते हैं उसके बारे में पढ़ने होते हैं, लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, उस सारे के बारे में पढ़ना होता है एंड पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ना होता है ना। जो पीरियोडिक टेबल होते हैं जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है, उसका पूरा स्टडी करना होता है, जिसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ना होता है। कार्बन कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है उसके बारे में पढ़ना होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, मेनली कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करते हैं समझना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है जनरली। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है परटेनिंग टू लाइफ। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, परटेनिंग टू लाइफ, यानी कि जीवन से संबंधित, लाइफ से संबंधित। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइफ से संबंधित। तो लाइफ से क्या संबंधित, चलिए समझते हैं। जब केमिस्ट्री के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लोग ज़्यादा केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि जो जैसे शुगर होता है, प्रोटीन जो होता है, फैट जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही मिलता है, सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के से ही मिलता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर बनता है। तो ऐसा मानते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है।
तो आप लोगों को ऑर्गेनिक वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ें और लिविंग नॉन लिविंग थिंग से मिलती है उसके लिए उन्होंने इनऑर्गेनिक वर्ड का यूज किया। जैसे जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग से मिलती है उनको उन्होंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाली चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ किया है। जैसे सॉल्ट हो गया, CaCO3 होगा, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग से मिलती है, इसीलिए इन चीज़ों को उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा इनको, जो कि हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में शुरू से समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसा कि अपने लोगों ने पहले देखा कि ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ से संबंधित। तो ये ऐसा ही देखते हुए बर्ज़ेलियस जो थे, जो एक बंदा था जिन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लिविंग होते हैं उनके अंदर एक जो है ना नेचर का फोर्स काम करता है, जो एक जादुई शक्ति होती है नेचर का, वो इनके अंदर काम करता है। जो है ना, इन्होंने बताया कि जादुई शक्ति, जो एक प्रकृति का नेचर का जादुई शक्ति एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा जादुई शक्ति काम करता है जिसके कारण ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना पाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्या कहा इन्होंने कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ऐसा नेचर का कोई मिस्टीरियस फोर्स उसके अंदर काम करता है, उसके अंदर ऑपरेट होता है। किसके अंदर? प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर एक कोई जादुई शक्ति जिसके कारण वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि इसी के कारण उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि चूँकि ये जो जादुई शक्ति है, जो ये नेचर का मिस्टीरियस फोर्स है, वो इंसान खुद से नहीं बना पाएगा, इंसान उसको खुद से नहीं बना पाएगा, उसी कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इन्होंने ऐसा बताया। क्या कहा इन्होंने? दूसरा स्टेटमेंट उनका क्या था कि ये जो जादुई शक्ति होती है नेचर का, ये इंसान इस जादुई शक्ति को क्रिएट नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसान नहीं बना सकता है। तो ये था बर्ज़ेलियस का हाइपोथेसिस। आगे चलकर बर्ज़ेलियस का जो ये हाइपोथेसिस था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये आगे चलकर ये थ्योरी गलत हो गई। गलत क्यों हो गई? आइए आगे चलते समझते हैं। 1828 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर। इन्होंने अमोनियम साइनेट का जिसका फॉर्मूला होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बना दिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये क्या है? अमोनियम साइनेट। और ये क्या है? यूरिया। तो वोहलर ने अमोनियम साइनेट से
यूरिया का सिंथेसिस कर दिया, जो कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वोहलर ने जब यूरिया का सिंथेसिस किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इन्होंने यूरिया को आर्टिफिशियली बना दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन्होंने आर्टिफिशियली बना दिया, तो इससे जो बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग साबित हो गया। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इससे वो बर्जीलियस का हाइपोथेसिस गलत हो जाता है। तो बर्जीलियस के हाइपोथेसिस को गलत करने वाला बंदा कौन था? वोहलर। वोहलर ने बर्जीलियस के हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित कर दिया यूरिया का सिंथेसिस करके। फिर 1845 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे कोल्बे, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड का सिंथेसिस कर दिया। इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया। कोल्बे ने क्या बनाया? एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिनका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो कोल्बे ने एसिटिक एसिड का, वोहलर के बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में तैयार कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फिर एक साइंटिस्ट आए 1856 ईस्वी में, जिनका नाम था बर्थेलॉट। इन्होंने भी मीथेन गैस लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। मीथेन गैस जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऐसा करके आगे करते करते बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होने लगे और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई। आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नए नए इंसान को जानकारी में आते गए, इंसान की जानकारी में नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते गए। तो गाइज, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वास्तव में होते क्या हैं। आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतना हम सुन रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर होता क्या है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन के कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। गाइस, मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट अभिज्ञात है, जिसमें से एक कार्बन भी है। तो आप लोग, ऐसा देखा जाता है, ऐसा है कि कार्बन अकेला जितना कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन अकेले जितने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, उतने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये बाकी 117 एलिमेंट मिलके भी नहीं कर पाता है। यानी कि कार्बन अकेले बहुत सारे, लगभग 50 लाख से भी ऊपर नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आखिर क्या वजह है कि कार्बन अकेले, ऐसा क्या इसमें खूबी पाया जाता है कि कार्बन अकेले इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है और बना लेता है? आखिर कार्बन में ऐसा क्या पाया जाता है? तो चलिए आगे हम समझते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन में ऐसा क्या खूबी प्रेजेंट है जिसके कारण कार्बन इतने ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जितना 117 एलिमेंट मिलके भी नहीं बना पाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। कार्बन, जिसको
सी से दर्शाया जाता है, जिसका सिंबल सी होता है। कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 6ठे नंबर पे आता है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब ये गाइस जितना भोला भाला दिखने में लगता है कार्बन, ये उतना भोला भाला है नहीं। ये वास्तव में बहुत ही शातिर और चतुर एलिमेंट है, तभी तो इतने सारे कंपाउंड्स को बनाता है। अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इससे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2n4, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ये इसको कोई देने वाला है नहीं। अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहे तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कहीं से। इसको 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या चाहेगा कि कहीं से हम मुझको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या फिर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना चाहेगा। लेकिन अगर जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है तो इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि इस केस में जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी तुलना में ये मोर अनस्टेबल हो जाता है। तो गाइस कोई एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना ही नहीं चाहता है, अनस्टेबल तो होना नहीं चाहता है वो। तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ही लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन ना ही किसी को देगा। तो ये क्या करेगा, कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा शेयरिंग के थ्रू। शेयरिंग के थ्रू यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाता है, 4, यानी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन कैसा कंपाउंड है, टेट्रा वैलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन एटम की, उसको बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल बना सकता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। अब ये जो सेल्फ लिंकिंग का प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ना, ये कई तरह से हो सकता है। या तो वो एक स्ट्रेट चेन के रूप में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, या फिर ब्रांच बना के करेगा, बहुत सारे ब्रांच बना सकता है ये, है ना। बहुत सारे ब्रांच बना के ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। या फिर क्या करेगा, साइक्लिक कंपाउंड्स बनाएगा, तो साइक्लिक कंपाउंड्स बना के भी ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ लिंकिंग, यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ करके, बहुत सारे कार्बन एटम के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाएगा। अब ये जो जुड़ने का तरीका है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, यानी कि सीधा सीधा कार्बन के साथ जुड़ जाए, या फिर ब्रांच्ड भी हो सकता है कि जो स्ट्रेट चेन है उसमें से बहुत सारे ब्रांच निकल सकते हैं, या फिर साइक्लिक हो सकता है। साइकिल मतलब
एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर साइकिल के रूप में, है ना। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को ये कार्बन दर्शाता है। तो कार्बन की दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हमने। पहला टेट्रा वैलेंसी, यानी कि इसके अंदर इस कार्बन में 4 वैलेंसी होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैटेनेशन, यानी कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। अब ये जो कार्बन का चेन बनता है, स्ट्रेट चेन या जो भी है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है कार्बन। तो ये जो कार्बन का चेन है ये बहुत लंबा हो सकता है। कितना लंबा, यानी कि 70 कार्बन एटम जुड़ करके चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इतना लंबा हो सकता है कार्बन का चेन, कार्बन कंपाउंड। सोचिए कितना अजीब बात है कि 70 कार्बन एटम 1 बाय 1 आपस में जुड़ जाते हैं और चेन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके अपनी वैलेंसी पूरा कर सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए बहुत सारे पैंतरे अपनाता है, जिसमें से पहला है कि वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपना वैलेंसी पूरा करे। देखिए इस केस में भी वैलेंसी पूरा हो रहा है 1 2 3 4। तो पहला क्या है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अपना वैलेंसी पूरा करे। दूसरे केस में वो कार्बन डबल बॉन्ड से भी अपना वैलेंसी पूरा कर सकता है। इस केस में भी पूरा वैलेंसी पूरा होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करने सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ये। तो इस केस में भी उसका वैलेंसी पूरा हो जाता है 1 2 3 4, है ना। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसमें पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड एंड तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन के साथ भी करता है कार्बन। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कंपाउंड्स बनाने के कार्बन द्वारा। कार्बन बहुत तरीक़ों से अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब इन्हीं दो नेचर के कारण कार्बन के अंदर कौन सा दो नेचर पाया जाता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन मोर देन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ऊपर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कंपाउंड 50 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और हर साल हजारों नए नए कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी होती है। हजारों नए कंपाउंड्स हर साल खोज जाते हैं। तो गाइस हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन आखिर क्या होता है, तो चलिए समझते हैं, लिखते हैं। द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स, आप लोग भी नोट करते जाइए।
कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन एंड और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन are called as organic compounds। यानी कि वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोकार्बन है या वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, तो उस तरह के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन है, आप लोग चाहो तो नोट कर लो। गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कैसे जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन वो होगा वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे अल्कोहल को? तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। और कंपाउंड्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्डिहाइड हो सकते हैं। एल्डिहाइड को पहचाना जाता है CHO ग्रुप से, इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। फिर आगे कीटोन होता है, कीटोन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कई तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स को कैसे पहचानेंगे? तो उसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको कीटोन बोलेंगे। और कौन हो सकते हैं? तो और हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचाना जाता है COOH ग्रुप से। नेक्स्ट ईथर हो सकता है, ईथर को पहचाना जाता है COC ग्रुप से। ईथर में COC ग्रुप प्रेजेंट होगा। और हेलाइड हो सकते हैं, हेलाइड यानी कि जिसमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं? हैलोजन ग्रुप में होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैलोजन ग्रुप में आते हैं। उसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये सब कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सब ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। जैसे अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, COC ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ईथर हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो चलिए आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन, यहाँ नाम से ही पूरा स्पष्ट हो जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, और कार्बन, तो कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ
ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन्स आर compounds that are made up of made up only of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में जनरली डिवाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन को जनरली दो भागों में बांटा जा सकता है। जनरली हम हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड्स। और या एलिफैटिक कंपाउंड्स या और ओपन चेन कंपाउंड्स। पहलों को क्या बोलेंगे? पहला क्या होगा? एलिफैटिक कंपाउंड्स, जो होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन में हो या फिर ब्रांच्ड में हो। और दूसरा जो हो सकता है वो साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एलिफैटिक जैसे ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है? ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। और साइक्लिक कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ये क्या है? एक क्लोज्ड चेन है। तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन जिसको एलिफैटिक भी बोलते हैं और एक क्लोज्ड चेन। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के अंदर, कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस तरह के कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होगा जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन एंड कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं।
और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को एल्केन भी बोलते हैं। एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स को एल्केन भी बोलते हैं। लास्ट में एन जुड़ा रहता है, ANE। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको कहा जाता है एल्कीन। नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उस तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एल्कीन्स। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे एल्काइंस। तो यहाँ पे नाम अच्छे से याद रखिएगा कि एल्केन यानी जिसमें एन लगा हुआ है, ANE, वो क्या होगा? सैचुरेटेड, यानी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एल्कीन जिसमें ENE लगा हुआ है वो कौन सा होगा? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एल्काइन जिसमें YNE लगा है, एल्काइन YNE, उसको क्या कहेंगे? उसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कह सकते हैं। एल्केन्स जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसमें कार्बन का चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्केन्स को जनरल फार्मूला से दर्शाते हैं जो होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को दर्शाता है, यानी कि अगर n का वैल्यू 1 होगा, यानी कि उसमें एक अगर कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH4, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या C का हो जाएगा 1, यानी कि C, यहाँ पे 2, 2n, यानी कि 1 अगर पुट करेंगे तो 2 और 2 4, तो CH4 बनेगा, जिसको बोलते हैं मीथेन। अगर n का वैल्यू 2 हो तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? पुट करके देखिए, C2, 2 दूना 4 और 2 6, C2H6, इसका नाम है इथेन, है ना। तो आगे जो है इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। फिर चलते हैं एल्कीन्स के ऊपर, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो तरह के कंपाउंड्स हो जाते हैं, पहला एल्कीन्स और दूसरा एल्काइंस। एल्काइंस। एल्कीन्स में क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि जो पहला कंपाउंड बनेगा एल्कीन्स में वो 2 कार्बन वाला होगा। एक कार्बन वाला कंपाउंड्स नहीं बन सकता है एल्कीन में। अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करेंगे तो फार्मूला से क्या आएगा? CH2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH, ऐसे बनेगा। यहाँ पे कार्बन का पूरा वैलेंसी नहीं होता है,
कार्बन का बैलेंस यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए एल्कीन्स में जो कंपाउंड्स बनेंगे तो वो पहला कंपाउंड्स होगा 2 कार्बन वाला, यानी कि C2H4। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम तो ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथीन। इसका नाम है इथीन। जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? C3H6। इसको बोलते हैं प्रोपीन, है ना। ऐसे करके बनेगा। एल्काइंस में क्या होगा? एल्काइंस में भी पहला जो कंपाउंड बनेगा वो 2 कार्बन वाला होगा। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा? C2H2, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इथाइन। इसका एक और नाम है एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? C3H4। इसको बोलते हैं प्रोपाइन, है ना। तो ये सब हो गया एल्कीन के बारे में, ये एल्काइन के बारे में। अब थोड़ा जान लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि उसमें क्लोज्ड चेन्स होंगे जो कि रिंग के फॉर्म में होंगे। तो साइक्लिंग कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना ज़रूरी है। उस कंपाउंड में कम से कम 3 कार्बन का होना ज़रूरी है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन वाले हो सकते हैं। 2 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड बन पाएंगे क्या? कोशिश करते हैं। कोई साइकिल ही नहीं बनता, यहाँ पे कोई रिंग ही नहीं बन पाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स का बनाने के लिए कम से कम कंपाउंड में 3 कार्बन होना चाहिए। तो 3 कार्बन वाले कौन से कंपाउंड बनेंगे? CH2, H2, H2। तो ये कौन सा बना? इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन, है ना। और कौन से कंपाउंड बनेंगे 4 कार्बन वाले? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। जो 5 कार्बन वाले होंगे उसका इसका नाम क्या हो जाएगा? गेस कीजिए। साइक्लो, ये तो ज़्यादा ही चला गया, नहीं दिख रहा होगा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ ठीक से बनाने की। यहाँ पे बनाते हैं। ये भी नीचे चला गया क्या? ओह माय गॉड। हाँ, ये दिख रहा है। तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।